तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीडी वर्क फॉर आइसोबारिक प्रोसेस दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीडी वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब हम इन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो इनमें पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोसेस की इक्वेशन क्या है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इट इज इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये जो पीडी वर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस या रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। तो इसलिए बहुत जगह मैं कई बार जैसे मैं एडियाबैटिक प्रोसेस ही बोल देता हूँ, तो इसका मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। ऐसा नहीं है कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो सब रिवर्सिबल ही होते हैं, ये रिवर्सिबल भी होते हैं, लेकिन जब इरिवर्सिबल हम पढ़ेंगे या उसके बारे में कोई बात होगी तो मैं मेंशन करूँगा। ठीक है, तो जब तक हम नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल एडियाबैटिक या रिवर्सिबल प्रोसेस ही है। ठीक है, तो PV to the power gamma is equal to constant is the equation of reversible adiabatic process where gamma is Cp upon Cv। तो गामा जो है वो रेशो है जिस भी गैस के लिए हम बात कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। ठीक है, ये Cp और Cv आपने पढ़े हुए हैं पहले से। ठीक है, फिर भी हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो एज इट इज हमने कह दिया कि गामा इज द रेशो ऑफ Cp एंड Cv। ठीक है, तो हम जिस भी गैस के बारे में बात कर रहे हैं ये उसके Cp और Cv, हर गैस के लिए Cp और Cv की वैल्यू अलग होंगी। ठीक है, वैसे तो ये वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं, लेकिन हम आइडियल गैस के लिए मानते हैं कि ये वैल्यूज चेंज नहीं होती, तो इसलिए हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से Cp और Cv की वैल्यू यहाँ कॉन्स्टेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो ये तो हो गया इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस दैट इज Pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि हीट ट्रांसफर इज जीरो इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं उनमें हीट ट्रांसफर की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क ट्रांसफर इन अ नॉन फ्लो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब हम तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए कर रहे हैं। जो जनरल इक्वेशन है वो क्या है, 1W2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 PdV। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन, ये हम कई बार लिख चुके हैं। अगर आपने नहीं समझा है इसको तो इससे पहले वाला वीडियो देखिए। अब स्टेट 1 और स्टेट 2 में जो वेरिएबल हमारे पास है दैट इज वॉल्यूम, तो हमने यहाँ दोनों लिमिट्स रख दी, लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2। और यहाँ पर ये P की वैल्यू हमने जो इसकी इक्वेशन लिखी थी अब ये भी लिखी थी हमने P वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमने P की ये वैल्यू लिख ली दैट इज C अपॉन V टू द पावर गामा। ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ये वाली। ठीक, dV C कॉन्स्टेंट है तो उसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इंटीग्रेशन V1 टू V2 1 अपॉन V टू द पावर गामा dV। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमारा वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, दिस विल बी, ये इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं ना, तो ये हो गया V टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और इसकी दोनों लिमिट्स V1 एंड V2। जब ये लिमिट्स आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो दिस विल बी C इंटू V टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब हम क्या करेंगे कि ये C है, ये वाला C, इससे अंदर ब्रैकेट ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये C एक यहाँ आ जाएगा और एक C यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो V2 के साथ है वहाँ पर हम ये इसकी C की वैल्यू लिख सकते हैं P2 V टू द पावर गामा, है ना। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कांस्टेंट है, हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, P V टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर ऐसा है तो P1 V1 टू द पावर गामा विल बी इक्वल टू P2 V टू द पावर गामा। ठीक है, तो C की दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, P1 V1 टू द पावर गामा की और P2 V टू द पावर गामा की। तो हमें यहाँ पर जो सुटेबल है V2 के साथ वो हम वहाँ पर वैल्यू रखेंगे P2 V टू द पावर गामा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वैल्यू। और जो ये सेकंड C है,
ठीक है, यहाँ जो V1 के साथ है वहां पर हमने वैल्यू रख दी P1 V1 टू द पावर गामा, ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1W2 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है, ये इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। So this is the equation of work transfer in a reversible adiabatic process, ठीक है। ये इक्वेशन क्या होता है कि ये स्टूडेंट्स को मैंने जनरली देखा याद नहीं रहती है, भूल जाते हैं, मतलब उनको ये याद नहीं रहता कि ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस गामा है या ये गामा माइनस 1 है, तो आप इसको, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि ये डायगोनल है, मतलब जहाँ ये 1 इसमें P1 V1 इधर है तो इधर 1 लेफ्ट में, ठीक है ना, न्यूमरेटर में ये 1 वाली टर्म जो है वो राइट साइड में, तो डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, तो भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। तो ये हमारा वर्क ट्रांसफर हो गया इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, वर्क ट्रांसफर इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसमें ये मैंने आपको बताई दिया, जो गामा है, गामा की वैल्यू Cp अपॉन Cv होती है, और ये भी हमें पता है कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ठीक है, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, तो अगर ऐसा होगा तो ये न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब गामा विल बी ग्रेटर देन 1, तो गामा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। अगर गामा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी तो इसका कर्व जो होगा वो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है, हम टॉकिंग अबाउट दिस कर्व, ठीक है, थोड़ा सा और स्मूथ इसको बना सकते हैं, ये कर्व है एक्चुअली, है ना, ऐसा पूरा एक कर्व, तो ये हमारा कर्व हो गया PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ही कर्व, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस है PD वर्क फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की जो इक्वेशन है वो होती है PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर आपने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे। सो इट इज PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसमें n जो है, दिस n इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं, जैसे हमने इसके पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक पढ़ा, तो इसकी इक्वेशन जो थी वो ये थी PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अभी जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उसका नाम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, और उसकी इक्वेशन है PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप ऐसा ना समझें कि ये n और गामा ये एक ही हैं, या ये मतलब एक ही चीज़ को हमने गामा लिख दिया या यहाँ पे n लिख दिया, ऐसा नहीं है। अभी हम देखेंगे ये n की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, क्या होती है, ठीक है। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि ये n जो होता है इसको बोलते हैं हम पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, दिस कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो डेरिवेशन इसका बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है, जहां पर ये जो हमने अभी डेरिवेशन किया है इसी में बस आप ये गामा के प्लेस पर n लिखते चले जाएंगे तो ऐसे ही डेरिवेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो फाइनल हमारी वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन आएगी वो ऐसे ही आएगी जैसे पहले आई थी, बस उसमें डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पहले गामा आया था, अब ये n आ गया, ठीक है। तो ये हमारे वर्क ट्रांसफर की इक्वेशन हो गई 1W2 इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहले गामा था, अब n। अब हम बात करते हैं कि ये n क्या है। ये जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज अ पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, यानी ये PV टू द पावर n जो है ये एक जनरल इक्वेशन है, इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट की जा सकती है, ठीक है। कैसे? जैसे ये लिखा हुआ है कि फॉर n इज इक्वल टू 1, अगर आप इसमें PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट में अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो द इक्वेशन विल बिकम PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये इक्वेशन किसकी होती है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन होती है, हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। तो ये इक्वेशन जब फॉर n इज इक्वल टू 1, दिस इक्वेशन विल बिकम द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 0, अगर हम इसमें PV टू द पावर n में n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो दिस विल बी P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड द प्रोसेस विल बिकम आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। इस तरह से इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। इनके अलावा और भी वैल्यू हो सकती हैं जो अभी हम देखेंगे क्या हो सकती हैं, ठीक है। ये मैं एक एक वैल्यू आपको रख के बता रहा हूँ। नाउ फॉर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर n की वैल्यू हम इनफाइनाइट ले लें तब क्या होगा?
देन दिस विल बी पी वी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से v की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी c अपॉन p टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, जब इसमें n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो दिस विल बी v इज इक्वल टू c अपॉन p टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट ये आ गया, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट आ गया तो इसका मतलब इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, फॉर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट दिस इक्वेशन will be the equation of isochoric process or the process will become isochoric process। ठीक, तो ये तीनों तो हमने पढ़ लिए कि n की वैल्यू 1 जब होगी तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, जब n की वैल्यू 0 होगी तो ये आइसोबारिक प्रोसेस होगा, n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि when n is equal to gamma, when n is equal to gamma where gamma is Cp upon Cv, then this process will become adiabatic process। ठीक है, this will be adiabatic process। इसकी इक्वेशन हो जाएगी p to the power gamma is equal to constant। तो यहाँ पर यही मैंने आपको कहा कि ये n जो है ना, ये n तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। अगर ये n पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है तो इसकी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, लेकिन जो गामा है, गामा की वैल्यू हमेशा Cp अपॉन Cv ही होगी। ठीक है, n की वैल्यू हमेशा Cp अपॉन Cv नहीं है। n की तो आपने देख लिया डिफरेंट वैल्यूज है, n की वैल्यू जब गामा के इक्वल होगी तब वो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, जहां पर गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv है। ठीक है, अब इन सब के अगर हम एक ही डायग्राम में पीवी डायग्राम देखें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर प्रोसेस आपको आना चाहिए कि उसको हम पीवी डायग्राम उसका कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, या प्रेशर वॉल्यूम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर हम उसको कैसे शो करेंगे। तो आप देखिए n इज इक्वल टू, व्हेन n इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 0 में अभी अभी हमने पढ़ा कि जब n की वैल्यू 0 है तो ये प्रोसेस कैसा है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है, अभी तो पढ़ा हमने। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 to 2, ये स्टेट 1 है और ये स्टेट 2 है। ठीक है, और 1 to 2 प्रोसेस कौन सा है, ये वाला प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जो आपको दिखाई दे रहा है इट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, राइट। व्हेन n इज इक्वल टू 1, अब हमने देखा था व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो क्या हुआ था, pv इज इक्वल टू कांस्टेंट, और pv इज इक्वल टू कांस्टेंट किसकी इक्वेशन थी, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया था इसका कर्व कैसा होता है, जैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो प्रोसेस है हमारा जिस पर n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी भी आप देखिए इनिशियल स्टेट 1 है यहाँ पर शो की हुई है और फाइनल स्टेट 2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे शो करेंगे, ये इसका कर्व हो गया n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 2 होगी तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, तो n की वैल्यू 2 के लिए ये वाला प्रोसेस है, और n की वैल्यू 3 के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि n की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह से n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट होगी तो प्रोसेस हमारा कैसा होगा, ये प्रोसेस होगा। और ये कौन सा प्रोसेस है, ये है जब हमने पढ़ा था कि अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो दिस विल बी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे शो करेंगे वर्टिकल लाइंस। ठीक, तो ये हमने सब प्रोसेस पर ड्रॉ करना सीख लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क ट्रांसफर फॉर डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो हमने इसमें कौन कौन से जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने किस किस प्रोसेस के बारे में पढ़ा, आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें n की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया। ये सब वर्क ट्रांसफर की इक्वेशंस आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और ये प्रोसेस भी आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं हुए हैं तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, क्योंकि देखिए थर्मोडायनेमिक्स में आप जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें यही प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, डिफरेंट साइकिल्स होंगी तो वो भी इन्हीं प्रोसेस से मिलकर बनी होंगी। तो जब तक आपको ये प्रोसेस क्लियर नहीं है तब तक आपको आगे की चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, ठीक। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हम जब ये वर्क का डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें एक तो हमने वर्क पढ़ा पीडीवी वर्क, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट वर्क कहा या नॉन फ्लो वर्क कहा। ठीक है, इसके ये ही सिर्फ वर्क नहीं है, पीडीवी वर्क तो एक टाइप का वर्क है। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो उससे एक टाइप हो गया पीडीवी वर्क। और कौन कौन से वर्क इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कैसा होगा कि अगर हमारे पास कोई ये रेजिस्टेंस है जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा है
and the potential difference across this resistance is V, then this electrical work WE से इसको हमने शो किया हुआ है, this will be equal to V into I। और अगर ये V की जो यूनिट है वो वोल्ट्स है और I की एम्पियर है, then this work will come in watt, the unit of the work will be watt। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा हुआ भी है, बस हम उसको एक बार रिकलेक्ट कर रहे हैं फिर से। तो इलेक्ट्रिकल वर्क कहीं भी इन्वॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू V into I होगी। इस तरह से मैकेनिकल वर्क, ये तो सभी ने पढ़ा हुआ है, मैकेनिक्स में ही पढ़ा हुआ है, आपने उससे पहले भी पढ़ा होगा। मैकेनिकल वर्क क्या होता है, फोर्स, इस बॉडी पर हमने F फोर्स अप्लाई किया, दिस बॉडी हैज मूव्ड अ डिस्प्लेसमेंट S, so the work, this is mechanical form of work, this work W is equal to F into S। ठीक है, ये इक्वेशन भी आपने पढ़ी हुई है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क इज शाफ्ट वर्क। ठीक है, ये शायद आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो अभी पढ़ लीजिए कि अगर हमारे पास ये इस तरह से एक फ्लाई व्हील है, ठीक है, ये जो व्हील है इट इज़ अ फ्लाई व्हील, और ये इसमें एक बीच में एक शाफ्ट है जिस पर ये फ्लाई व्हील माउंटेड है। ठीक, इस फ्लाई व्हील की जो रेडियस है दैट इज R, और इस पर एक टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाइड है F। ठीक है, ये फोर्स F आपको दिखाई दे रहा है, इसका ये डायरेक्शन भी यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा, और ये शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रही है, और इसके जो रिवोल्यूशन है वो n है, पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ रोटेशन जो है वो n है। तो अगर आप इस शाफ्ट के लिए, इसके लिए टॉर्क कैलकुलेट करेंगे तो टॉर्क की वैल्यू कितना होगी, F into R होगी। ठीक है, ये F into R होगी, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से F की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी T अपॉन R। ठीक है, और अगर ये शाफ्ट जो रोटेट हो रही है, ये n रोटेशंस में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो एक रोटेशन में अगर ये एक व्हील की तरह हम इसको कंसीडर करें, ठीक है, ये भी आपने बहुत पहले से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि अगर ये एक व्हील है और ये रोटेट होता है तो एक रिवोल्यूशन में ये कितना आगे चला जाएगा। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में कितना आगे जाता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर जाता है। ठीक है, यही पॉइंट, जो ये पॉइंट है, जब ये रोटेट होकर वापस आएगा यहाँ पर, ठीक, तो ये कितना रोटेट हो गया, ये 2 पाई r के बराबर रोटेट हो गया, तो n रिवोल्यूशंस में कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, 2 पाई r इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो हमने फोर्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, F इज इक्वल टू T अपॉन R, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ये लिख दी, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप F इंटू एस, दिस विल बी द वर्क ट्रांसफर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो ये शाफ्ट वर्क है। शाफ्ट वर्क हमारा थर्मोडायनेमिक्स में कई जगह यूज होगा। ठीक, तो दैट इज शाफ्ट वर्क। शाफ्ट वर्क की वैल्यू होगी 2 पाई n इंटू टी। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट है ये स्प्रिंग वर्क। इसमें एक हमारे पास ये स्प्रिंग है, ये रेस्ट पोजीशन में है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्प्रिंग, इट इज इन रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का ये मतलब है कि ना इसमें कोई कंप्रेशन है, ना इसमें कोई एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस पर एक फोर्स अप्लाई किया और इसको थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया। ठीक, तो अगर ये स्मॉल एलोंगेशन जिसको हमने dx से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उस स्मॉल एलोंगेशन में जो वर्क ट्रांसफर हुआ दैट इज डेल्टा W स्प्रिंग इज इक्वल टू F इंटू dx। ठीक है, और जो हमारा ये F है, इसको, क्योंकि ये जो हमारी स्प्रिंग हम जो कंसीडर कर रहे हैं दैट इज अ लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग। ठीक है, ये एक लीनियर इलास्टिक स्प्रिंग है। इसके लिए जो रिलेशन है वो होता है F इज इक्वल टू K इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि जो इसमें डिस्प्लेसमेंट है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है, ये बात आपको पता होगी, तो स्कूल्स में ही पढ़ते हैं। F इज इक्वल टू K इंटू एक्स, के जो है वो दैट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर F की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दी, ये वाली जो हमारी इक्वेशन थी इसमें। ठीक है, क्योंकि ये तो एक स्मॉल एलोंगेशन के लिए थी। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इनिशियल स्टेट सपोज उसमें एलोंगेशन x1 है और फाइनल x2 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ x विल बी x स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास जब लिमिट्स रखेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई हमारी स्प्रिंग वर्क की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग वर्क। अगर स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन या कोई डिफॉर्मेशन है तो जो वर्क ट्रांसफर है वो इतना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्क ट्रांसफर इज वर्क डन ऑन इलास्टिक सॉलिड बार्स। ठीक है, ये एक हैंगिंग, यहाँ पर एक ये इस तरह से एक सीलिंग है या कोई किसी चीज़ से हमने इसको एक हैंगिंग बार
लटकाई हुई है, हैंगिंग बार, ठीक है। इनिशियल लेंथ जो है वो बार की जो शेप है वो ये पहले से शो की हुई है। उसके बाद इसमें कुछ एलोंगेशन हो गई ड्यू टू दिस फोर्स F, तो ये जो बाद में इसकी शेप है वो ये डैश लाइन से शो की हुई है। तो इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस आप जानते हैं, तो स्ट्रेस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू F अपॉन A, ये नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। और इसमें जो ये एलोंगेशन है ये x है, तो अगर हम एक स्मॉल एलोंगेशन ले लें dx, तो उसमें जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू F इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक, इनिशियल स्टेट 1 से फाइनल स्टेट तक, ठीक है। ये इलास्टिक सॉलिड बार्स, एक्चुअली इसका डिस्कशन जो हम करते हैं वो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में करते हैं, और वहाँ हम फोर्स को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस की टर्म्स में, ठीक है। तो इसलिए इस स्ट्रेस की टर्म्स में हमने इसको लिखा हुआ। तो यहाँ से फोर्स की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा n इंटू ए, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू हो गई इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार, ठीक है, इस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, ठीक। तो ये हमारा हो गया वर्क ट्रांसफर इन अ इलास्टिक सॉलिड बार, ठीक है। उसके बाद है एक वर्क एसोसिएटेड विद स्ट्रेचिंग ऑफ अ लिक्विड फिल्म, ठीक है, वर्क एसोसिएटेड विद स्ट्रेचिंग ऑफ अ लिक्विड फिल्म, ठीक है। इसका फिगर मैंने नहीं बनाया है, मैं आपको अगर चलिए मैं ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। देखिए ये इस तरह का है कि सपोज वी हैव अ वायर फ्रेम, ठीक है, इस तरह का एक वायर फ्रेम है, और उसमें ये तो रिजिड आर्म्स है जो मैंने ड्रॉ की हुई है, और यहाँ पर एक मूवेबल आर्म, ठीक है, इट इज़ अ मूवेबल आर्म, और यहाँ एक स्प्रिंग और सॉरी सोप फिल्म, ये पूरी एक सोप फिल्म। तो अगर इस मूवेबल आर्म को हम इस तरह से शिफ्ट करें, राइट साइड में डिस्प्लेस करें, तो जब ये डिस्प्लेस होगी तो ये इसकी शेप भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी देर में अगर ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाती है, अगर ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाती है, तो अब फिल्म जो होगी वो ये पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक। तो इस शेप के चेंज होने में, इस डिस्प्लेसमेंट में वर्क ट्रांसफर कितना हुआ ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एस इंटू डी है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एस इंटू डी। ये सिग्मा एस जो है इट इज सरफेस टेंशन, ठीक है, ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि ये सरफेस टेंशन है, सिग्मा एस इज सरफेस टेंशन, और इसको हम एरिया से जब मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज इन एरिया से, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर इन दिस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी लिक्विड फिल्म को अगर स्ट्रेच करते हैं तो उसमें जो वर्क ट्रांसफर होगा दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डी ए, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे इनिशियल स्टेट 1 से लेकर 2 तक। यहाँ पर जो डी ए की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू बी इंटू डी एक्स, ठीक है। तो 2 इंटू बी इंटू डी एक्स का क्या मतलब है कि ये तो डायमेंशन इसकी बी, दिस डायमेंशन इज बी, और ये डी एक्स क्या है, ये जब आपने इसको शिफ्ट किया था तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो एरिया में चेंज कितना हुआ, जब आपने इसको शिफ्ट किया तो एरिया में चेंज हुआ b इंटू डी एक्स, ठीक है। b इज दिस डायमेंशन एंड dx इज दिस डायमेंशन सॉरी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक तो हमने पूरी x लिखी हुई है, ये पूरा सपोज डिस्प्लेसमेंट x है, लेकिन हम तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना dx। तो ये हो गया b इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पर हमने इसको 2 से भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये जो लिक्विड सरफेस है ना, ये सोप फिल्म, इसकी 2 सरफेस हैं जो एयर के कांटेक्ट में है, ठीक है। एक आपको जो सामने से दिखाई दे रही है, एक इसके बैक साइड में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि फैक्टर 2 इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फिल्म हैज 2 सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद एयर, ठीक है। तो इसमें जो वर्क ट्रांसफर की वैल्यू होगी सोप फिल्म को स्ट्रेच करने में दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, और एरिया की वैल्यू हम इस तरह से लिखेंगे, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के वर्क हैं जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स से हमें कहीं कहीं कैलकुलेट करने पड़ेंगे या ये इन्वॉल्व होंगे सिस्टम में।
ठीक, तो हमें पीडीवी वर्क के अलावा इनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक हो, तो मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा सब। ठीक।